नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जून 2019 के यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, दीज आर 7 to 9 क्वेश्चंस। मार्क्स का वेटेज जो है वो 24 to 28 मार्क्स का टोटल वेटेज है यूनिट 1 से, तो काफी अच्छा है। और डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस थोड़े एवरेज हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रिलीजेस ग्लूकोज यूनिट्स एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दोस्तों, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज से अलग अलग स्टेप्स के थ्रू लास्ट में बनता है पायरूवेट। कुछ नियर अबाउट 10 स्टेप्स थे बीच में, और जो पहला स्टेप था वो था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बात सबको पता होती है, जनरली सभी को पता होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हम कई बार पढ़ते हैं। मगर यहां पर क्वेश्चन में एक छोटी सी चालाकी की है। क्या? उन्होंने ग्लूकोज ना पूछ के पूछा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से बनने वाला पहला सबस्ट्रेट कौन सा है? तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं है, एक्चुअली वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। अब सवाल ये आता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में डिफरेंस क्या है? अगर आपको थोड़ा सा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर याद हो तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ये अल्फा ग्लूकोज है, कुछ कुछ ऐसे। और अगर इसके 6th कार्बन पर, यानी कि इस कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 2 3 4, दिस इज 5th कार्बन एंड दिस इज 6th कार्बन। इस 6th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है, इसको बोल देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर ये फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको बोलेंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा। यहां पर आ गया फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट व्हेन ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन। जब ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पहला प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जनरली स्टूडेंट्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा सा प्रेशर होता है एग्जाम का, तो लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वो याद है ग्लाइकोलिसिस, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द डिवीजन प्लेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर 1 by position of nucleus, number 2 by the central spindle, number 3 by pre-prophase band, number 4 randomly। तो दोस्तों, ये था आपका सेल के अंदर ये दो आपके पोल्स थे, बीच में आपका न्यूक्लियस था, या कह सकते हैं क्रोमोसोम्स थे, और इन क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स इसके बाद इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्रोमोसोम्स थोड़े नीचे होंगे, पोल्स की तरफ ले जाएंगे, ये वाला क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ ले जाएगा और बीच में एक स्पेस बन जाएगा, और यहां से इस सेल के अंदर एक फर्केशन आनी शुरू हो जाएगी, एक डिवीजन प्लेन बन जाएगा, ताकि ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो बेसिकली ये जो स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स,
ये डिटरमाइन करते हैं कि सेल डिवाइड किस प्लेन में होगी। तो सेंट्रल स्पिंडल इज द राइट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड फॉर एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स do not diverge from Michaelis-Menten behaviors. Second, in feedback inhibition, the product of a pathway inhibits an enzyme of the pathway. Third, an antibody that binds tightly to the analog of the transition state, intermediate of the reaction, substrate to product, would promote formation of product when the analog is added in the reaction. An enzyme with kcat is 1.4 cross 10 raised power 4 second inverse and Km 9 cross 10 raised power minus 5 molar has activity close to the diffusion controlled limit. तो दोस्तों 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट ही गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज एलोस्टेरिक एंजाइम्स की माइकलिस मेंटन बिहेवियर से डाइवर्स नहीं करती, जो कि गलत है। अगर आपने एंजाइम का माइकलिस मेंटन इक्वेशन याद किया हो, जो था V नॉट इज इक्वल टू Vmax डॉट S ओवर Km प्लस S, और फिर इसका ग्राफ बनाया हो, जो ग्राफ था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन रेट या फिर वेलोसिटी, तो एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता था। इस हाइपरबोलिक कर्व के ऊपर हम लिखते हैं कि यहां पर कोई मैक्सिमम Vmax है, ठीक है, और इसका अगर हाफ पे देखें, एग्जैक्ट हाफ पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड Km। ओके, सो Km was the substrate concentration at half of maximum velocity। तो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी उसे ही बोलते थे हम Km। ये बात थी माइकलिस मेंटन की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम की, तो उसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ है एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए। यहां पर आप देखो, इनिशियली जो रिएक्शन रेट है वो बहुत कम है। रिएक्शन रेट कम है एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए क्योंकि एलोस्टेरिक इनहिबिशन होती है। अगर आपको याद हो एलोस्टेरिक एंजाइम की कहानी, तो एलोस्टेरिक एंजाइम के पास एक एक्स्ट्रा साइट होती है एक्टिव साइट के अलावा। ये मान लेते हैं कि इसकी एक्टिव साइट है और ये इसकी एक एलोस्टेरिक साइट है। इस एलोस्टेरिक साइट पर कोई एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बाइंड करता है, और अगर ये मॉड्यूलेटर इसके ऊपर बाइंड कर गया तो अब ये एंजाइम अपने रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट से या तो बाइंड नहीं कर सकता, और अगर बाइंड कर भी ले तो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। मतलब दोनों ही कंडीशंस में एंजाइम रिएक्शन हो गई स्टॉप, ठीक है। तो यहां पर एलोस्टेरिक एंजाइम का जो कर्व आता है वो सिग्मॉइड कर्व आता है। उस कर्व को बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व, ये वाला कर्व जो आपने अभी देखा था, और इस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। तो ये सिग्मॉइड कर्व है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए, मतलब इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज माइकलिस मेंटन बिहेवियर से डेविएट कर चुकी हैं। शुरू में रिएक्शन वेलोसिटी बहुत कम दिखा रखी है क्योंकि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कायदे से यहीं पर आपको आंसर मिल गया। बाकी स्टेटमेंट्स भी स्टडी कर लेते हैं। इन फीडबैक इनहिबिशन द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे इनहिबिट्स एन एंजाइम ऑफ द पाथवे। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर फीडबैक इनहिबिशन होगी तो किसी भी पाथवे का जो प्रोडक्ट है वो ही जाकर के अपने एंजाइम को इनहिबिट करेगा। मान लेते हैं ग्लाइकोलिसिस में पहला स्टेप था ग्लूकोज, इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी अभी आपने देखा। इसका एंजाइम था हेक्सोकाइनेज। तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी।
मगर एक टाइम के बाद जब इसकी कंसंट्रेशन काफी हो गई तो ये जाकर के अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर दे। तो प्रोडक्ट अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। जरूरी नहीं है कि फीडबैक इनहिबिशन डायरेक्ट इसी रिएक्शन के प्रोडक्ट से ही ये इनहिबिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था और उस सबस्ट्रेट ने जाकर के पहले एंजाइम को या दूसरे किसी एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, उसको भी हम फीडबैक इनहिबिशन ही बोलते हैं। मतलब किसी भी चेन रिएक्शन में, पाथवे में, अगर नीचे का प्रोडक्ट ऊपर के एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो इस तरह के इनहिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, an antibody that binds tightly to the analog of this transition state intermediate of the reaction substrate to product would promote the formation of product when the analog is added in the reaction। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर कोई एंटीबॉडी बाइंड करेगी किसी ट्रांजिशन स्टेट के एनालॉग से तो रिएक्शन प्रमोट होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एन एंजाइम विद के कैट 1.4 into 10⁻⁴ second inverse and Km 9 into 10⁻⁻5 molar has activity close to diffusion controlled limit। तो दोस्तों अगर आपको डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो आपको सिंपली के कैट को के एम से डिवाइड कर देना है। यहां पर के कैट की वैल्यू रफली इतनी है और के एम की वैल्यू रफली इतनी है। इसको मैं सेकेंड इनवर्स लिख देता हूं, इसको मैं मोलर लिख देता हूं डिवीजन में, क्योंकि यही यूनिट से रखी है। इसकी वैल्यू बन जाएगी 10⁹। ये मोलर भी इनवर्स में आ जाएगा, सेकेंड भी इनवर्स में आ जाएगा। ये वैल्यू है डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट की, और लगभग इतनी ही वैल्यू होती है डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट की, लगभग इतनी ही वैल्यू होती है, इसके बीच में ही होती है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट क्या होती है? अगर आपने एक टर्म नहीं सुनी एंजाइम्स के केस में तो आप समझ लीजिए। डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट होती है कि कोई एंजाइम मॉलिक्यूल किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, ऑब्वियसली एंजाइम है तो अपने सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट से कितनी देर में, यानी कि कितने टाइम में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर सकता है। मतलब अगर एक एंजाइम की कैटालिटिक पावर, कह सकते हैं हम कैटालिटिक पावर, कि एक एंजाइम एक सेकंड में, मान लेते हैं एक एंजाइम एक सेकंड में इतने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इतना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दे दूं, अगर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दे दी तो भी रिएक्शन रेट तो नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन रेट तो मैक्सिमम इतना ही पहुंच सकता है, क्योंकि एक फिक्स टाइम में, एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम मॉलिक्यूल इतने सबस्ट्रेट को ही कैटलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। उसके आगे मैं कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊं, एंजाइम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि एंजाइम तो अपना काम उतनी स्पीड से कर सकता है। एक रनर है, भाग रहा है, एक स्पीड से भाग सकता है 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, मुझे नहीं पता एक रनर की क्या स्पीड होती होगी। लेकिन अगर मैं उससे ये उम्मीद करूं कि वो 50 किलोमीटर की स्पीड पर भाग ले तो नहीं भाग सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज यहां पर है कि एक एंजाइम है, इतने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटलाइज कर सकता है एक सेकंड में, तो अब मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दूं उसके आगे तो वो कर ही नहीं सकता। तो जनरली इस लिमिट को बोलते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट, ये मैक्सिमम है। जनरली एंजाइम्स की यही होती है डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट, इससे ऊपर नहीं होती। कैलकुलेट करने के लिए आपको के कैट को के एम से डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट। ये टर्म नहीं थी तो मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑप्शन फोर्थ भी राइट है, ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऑप्शन 1 इनकरेक्ट क्यों है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों समरी देख लेते हैं, कंक्लूसिव समरी। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन जो एंजाइम वाला था वो थोड़ा डिफिकल्ट था।
कंसेप्ट से यूज किए गए थे वो मेटाबॉलिक पाथवेज से, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, ये वाला कंसेप्ट मेटाबॉलिक पाथवेज से लिया गया है। सेल डिवीजन का कंसेप्ट लिया गया है, सिंपल। एंजाइम टेक्नोलॉजी से पूछा गया है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, माइकलिस मेंटन बिहेवियर। तो काइनेटिक्स एंजाइम की इंपॉर्टेंट है हमेशा ही नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजफुल टिप्स, सबसे पहले तो आप रिटेन करके रखें जो आपने याद किया है। नई नई चीजें पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। थोड़ा माइन्यूटली क्वेश्चन को स्टडी करना जरूरी है। ग्लाइकोजन की जगह ग्लाइकोलिसिस मत समझ लीजिए। दूसरा, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को जनरेट कीजिए। जो क्वेश्चन एंजाइम टेक वाला है जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। कौन कौन से ग्राफ होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए, वो आपको याद रखना है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट क्या होती है, अगर आपके लिए नया टर्म है तो आप इसको भी सीख लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।